Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we shall see our daily MCQs for 8th of September. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements with respect to the Shanghai Cooperation Organization SCO. अब ये SCO की मीटिंग चल रही है रशिया में as we all know and stakes are very high. ओके जो हमारा स्टैंड ऑफ है उसके लिए स्टेक्स काफ़ी हाई हैं. तो स्टेटमेंट 1 इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल international organization. Statement 2 India and Pakistan both became its members in 2017. And third is SCO's official language are Russian and Chinese. आपको बताना है कि कौन सा सॉरी आंसर इसमें से सही है. ओके नाउ SCO it was actually envisioned in created in 2001. जिसका चार्टर था वो साइन हुआ था 2002 में. ओके चार्टर साइन हुआ था 2002 में 2002 और चार्टर की जो इन्फोर्समेंट डेट थी दैट वाज इन 2003. ओके सो ये तो टाइमलाइन थी. नाउ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज़, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं. ये बेसिकली यूरेशियन जो रीजन है उसको टारगेट करता है. तो इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरेशियन रीजन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल ओके मिलिट्री ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट करता है. तो यूरेशियन रीजन इसका फोकस है. नाउ 2007 में 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके तो जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं दैट आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जो हमारा आंसर है वो है C1, 2 एंड 3. ओके इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. Now question number 2 is Chris Gopalakrishnan committee often seen in the news is related to A. non-personal data, B. personal data, C. prison reforms और D. labor reforms. तो context ये है कि जो experts हैं those experts are opposing this report. Okay those people are opposing this report. And what was this report about? तो it was about A. non-personal data. ये आपका हुआ आंसर. Now what is non-personal data? What is this? Non-personal data ऐसा डेटा जिससे आपको इंडिविजुअल को या किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई ना किया जा सके. ओके सो नॉन आइडेंटिफाइबल ऐसा कोई भी डेटा जिससे आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. अब काफ़ी डेटा होता है ओके सेग्रीगेटेड फॉर्म में होता है. अगर आपका आधार नंबर किसी के पास आ जाए मान लीजिए आपका एक आधार नंबर किसी के पास आए तो वो उस आधार नंबर से आपको सर्च कर सकता है. ओके सो दैट इज़ पर्सनल डेटा. पर्सनल डेटा आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएं, कहीं आपने ट्रांजैक्ट किया हो कुछ अमाउंट और वो अगर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके आ जाएं तो भी आप आइडेंटिफाई हो सकते हैं. ओके सो ये जो सारे डेटाज हैं वो पर्सनल डेटा हुए. अब नॉन पर्सनल डेटा जैसे मैंने बताया जिससे आपको आइडेंटिफाई ना किया जा सके. मान लीजिए एक रैंडम सर्वे है, रैंडम सर्वे ओके उसमें आपने अपने नाम दिया जो भी दिया और उससे आपका पता नहीं लगाया जा सकता. दूसरी चीज़ ये है मान लीजिए रेशन शॉप है. अब रेशन शॉप जो है उसमें आपका बस एक नंबर होगा राशन कार्ड पे. ओके राशन कार्ड पे एंट्री होगी और वो जो डेटा होगा दैट इज़ नॉन पर्सनल डेटा. तो ये बेसिक डिफरेंस था. पर्सनल डेटा में आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये राजू या श्याम का डेटा है और नॉन पर्सनल डेटा में आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. ये बेसिक डिफरेंस है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्लीज़ रिमेंबर दिस क्रिस गोपालकृष्णन कमिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली and this question has been asked in UPSC CISF 2020 और कॉन्टेक्स्ट भी अब बढ़ गया है इस क्वेश्चन का बिकॉज केशवानंद भारती जी उनकी डेथ हो गई है एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस केस, वी ऑल नो दिस. ओके नाउ फर्स्ट इज़ द 44th अमेंडमेंट एक्ट, second is the Minerva Mills case, third is the amendment to preamble and fourth is केशवानंद भारती केस. ओके सो सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे ये क्वेश्चन इजी है, जिसने भी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है. सबसे पहले जो आया था वो था केशवानंद भारती केस. ओके was in 1973 that a 13 judge bench
सबसे बड़ी बेंच थी अभी तक की। 13 जज बेंच डिलीवर्ड दिस जजमेंट, ओके, इन 1973. व्हाट वाज द केस फॉर आनंद भारती केस? यू कैन रीड इट और आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, ओके. नाउ तीसरा अमेंडमेंट टू प्रीएम्बल दैट हैपेंड इन 1976, ओके, इंदिरा गांधी के टाइम पे, इफ़ यू रिमेंबर. ये 1976 में अमेंड किया गया था थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एवरीवन रिमेंबर्स दिस, आई होप. फिर आता है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट. जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने 44th अमेंडमेंट एक्ट को लाया था जिससे कुछ सेफगार्ड्स लाए जा सके कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, आर्बिट्ररी सबवर्जन ना हो पावर का. दिस वाज इन 1978, ओके, जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई वाली. फिर आया मिनर्वा मिल्स केस इन 1980, ओके. सो जो आंसर है दैट इज़ 4312 A, okay, 4312. Now let's move forward. Question number 4 is consider the following statements with respect to Business Reform Action Plan (BRAP) rankings of states of 2019. Mind you, this was the 4th edition. ये याद रखने के लिए नहीं है बट स्टिल एक कॉमन नॉलेज. ये 4th एडिशन था इस इंडेक्स का, बेसिकली रैंकिंग का. Statement 1, it is released by the Department of Industrial Promotion and Internal Trade, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. And second statement, Andhra Pradesh has bagged the top rank among states for third consecutive time in the annual ease of doing business rankings of states and UTs. Now, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4th एडिशन था, 2019 वाला जो एडिशन था. Now, this ranking has been released by the Department of इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड. ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ओके, पहला स्टेटमेंट सही है. एंड दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ दूसरा स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश हैज़ बैग्ड द टॉप रैंक अमंग द स्टेट्स फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, एकदम करेक्ट है. आंध्र प्रदेश आया दूसरे नंबर पे आया है एंड यूपी, और ये यूपी बहुत प्लेसेस जंप करके आया. एंड यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी प्लेसेस यूपी हैज़ जंप्ड टू गेट सेकंड रैंक, ओके. और एम क्या है अब बी रैप का? तो बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस फोस्टर करना, कंपटीशन फोस्टर करना. स्टेट्स में कंपटीशन रहेगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली दूसरे को देख के पहला भी काम करेगा. तो जो आंसर है वो है हमारा सी, बोथ 1 and 2. लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 5 is consider the following statements with respect to International Day of Clean Air for Blue Skies. Okay. Statement 1, the UNGA in 2019 adopted a resolution to observe the International Day of Clean Air for Blue Skies on 7th of September. And second statement, theme of the first International Day of Clean Air for Blue Skies is Clean Air for All. And third statement, it is organized by UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं हमारे, वो एक वेबिनार को होस्ट करेंगे, ओके, उसको लीड करेंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज. ये हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट. नाउ यूएनजीए, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 2019 जो कि इसका 74th सेशन था, 19 दिसंबर 2019 जो कि इसका 74th सेशन था, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज एवरी ईयर ऑन 7th of September. ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नाउ दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर होगा तो इसका जो थीम था दैट इज़ क्लीन एयर फॉर ऑल. ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है. नाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएनडीपी. दिस स्टेटमेंट हेयर इज़ इनकरेक्ट गाइज, क्योंकि ये आप खुद भी पता लगा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये नहीं आएगा, इट कम्स अंडर यूएनईपी. दिस इज़ वेरी लॉजिकल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में आएगा. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था एंड दैट इज़ B3 ओनली. अब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़ है, इसमें बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाएगी बहुत ब्रॉड बेसिस पे, और टेक्निकलिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा आपको, ओके, कि
क्या चैलेंजेस हैं, मान लीजिए हमारी एयर जो पॉल्यूट हो रही है उससे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, फिर लिंक क्या है, ओके, जो आपको लंग डिसीज़ेज़ हो रही हैं काफ़ी सारी, ब्रोंकाइटिस एंड एवरीथिंग, उसका एयर पॉल्यूशन से लिंक क्या है। तो बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है एक, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक इट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।